नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डीएस एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू और दोस्तों आज से हम बिल्कुल एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, पुरस्कार या फिर प्राइज़, है ना। देखिए, जो भी इंटरनेशनल लेवल पर है ना, विश्व के स्तर पर और जो हमारे भारत में जितने भी प्राइज़ मिलते हैं जो कि महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, वो सारे पुरस्कार हम एक एक लेक्चर में कवर करेंगे, है ना। और जैसा कि विश्व का जो सबसे बड़ा पुरस्कार कहा जाता है नोबेल पुरस्कार या फिर नोबेल प्राइज़, तो आज के लेक्चर में हम इसी को कवर करेंगे, नोबेल पुरस्कार के बारे में, है ना। देखिए, हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन नॉर्मली इससे आ जाता है ना, और इससे जो क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम करंट से आते हैं। जो हर साल नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं लोगों को, तो मैक्सिमम करंट से इसके क्वेश्चन आते हैं। लेकिन इसके बारे में इसका इतिहास भी जानना हमें ज़रूरी है कि ये कब से स्टार्ट हुआ, है ना, क्यों दिया जाता है ये, है ना। इसके बारे में सारी चीज़ें, और भी जो लोगों को मिला है, दो बार भी मिला है कुछ लोगों को, तो सारी चीज़ जानना इसके बारे में थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे नोबेल प्राइज़ या फिर नोबेल पुरस्कार के बारे में। यदि नोबेल प्राइज़ की दोस्तों हम बात करें तो ये मिलना जो स्टार्ट हुआ था, है ना, तो ये 1901, है ना, 1901 से मिलना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो काफ़ी पहले से ये पुरस्कार मिलते आ रहा है ना, 1901 से। ठीक है, अब देखिए ये किसकी याद में दिया जाता, तो एक वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, है ना, स्वीडिश वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, है ना। अभी इनके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे, इनकी एक थोड़ा सा हम बायोग्राफी भी जानेंगे अल्फ्रेड नोबेल की, है ना, किस प्रकार से ये पुरस्कार मिलना स्टार्ट हुए, किस प्रकार से इन्होंने अपनी वसीयत बनाई, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अल्फ्रेड नोबेल जो कि स्वीडिश वैज्ञानिक थे, है ना, इनकी याद में 1901 से नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। अब ये कितने क्षेत्रों में दिया जाता है ना, कितनी क्षेत्रों में दिया जाता है, तो ये जब मिलना स्टार्ट हुआ था नोबेल प्राइज़, तो 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, है ना, 5 क्षेत्रों या फिर 5 फील्ड में दिया जाता था। परंतु 1968 से, ठीक है, एक फील्ड और ऐड हो गई। ठीक है, तो वर्तमान में यदि हम देखें तो 6 क्षेत्रों में या फिर 6 फील्ड में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है ना। देखिए कौन कौन सी क्षेत्रों में दिया जाता है। सबसे पहले शांति, ठीक है, जिसे बोला जाता है पीस, है ना, पीस में दिया जाता है। दूसरा यदि हम बात करें तो फिजिक्स, है ना, फिजिक्स या फिर हम भौतिकी बोलते हैं हिंदी में, है ना। तीसरी फील्ड की यदि हम बात करें तो केमिस्ट्री, है ना, केमिस्ट्री या फिर रसायन, है ना। चौथी यदि हम फील्ड करें तो चिकित्सा, है ना, चिकित्सा या फिर मेडिसिन भी इसको हम बोलते हैं, है ना। पांचवी यदि हम फील्ड की बात करें तो साहित्य, साहित्य से लिटरेचर भी बोलते हैं हमें। कितने हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 1901 से जब ये मिलना स्टार्ट हुआ था दोस्तों, है ना, 1900 अभी मैंने बताया 1 से, तो इन 5 फील्डों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता था। शांति के क्षेत्र में, पीस के क्षेत्र में, है ना, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, है ना, चिकित्सा के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में। लेकिन 1968, ठीक है, स्वीडिश जो बैंक था उसकी 300वीं वर्षगांठ थी, है ना, 300वीं वर्षगांठ थी। तो उसके उपलक्ष्य में 1968 में घोषणा की गई कि अर्थशास्त्र या फिर इकोनॉमिक्स, है ना, अर्थशास्त्र या फिर इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। इस प्रकार से वर्तमान में, है ना, 5+1, है ना, टोटल 6 क्षेत्रों या फिर 6 फील्ड में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो ये बात आपको याद रखना है कि अर्थशास्त्र का जो नोबेल प्राइज़ है उसकी घोषणा 1968 में की गई थी और पहली बार 1969 में ये दिया गया था। ठीक है, तो ये आपको 6 फील्ड याद रखनी है। ये भी कभी एग्जाम में आ जाता है कि किस फील्ड में दिया जाता है या फिर किस में नहीं दिया जाता। ठीक है, तो ये अब इसमें एक बात और आपको याद रखनी है, जो शांति का नोबेल है ना, ये नॉर्वे में दिया जाता है। नॉर्वे की कैपिटल क्या है, ओस्लो, है ना, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है शांति का नोबेल, है ना। एक जो ये है अलग से दिया जाता है। बाकी जितने भी ये 5 हैं, है ना, ये कहाँ दिए जाते हैं, स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में। ठीक है, देखिए मैंने क्या बोला कि जो शांति का नोबेल प्राइज़ है ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। बाकी के जो 5 अवार्ड हैं, है ना, ये स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। तो ये भी आपको एक पॉइंट याद रखना है, ठीक है, कि एक दिया जाता है ओस्लो में, बाकी दिए जाते हैं स्टॉकहोम में। 5 स्टार्ट हुए थे 1901 में, बाकी
अर्थशास्त्र का स्टार्ट हुआ था 1968 में, इसकी घोषणा की गई थी और 1969 में पहली बार ये दिया गया था। तो ये कुछ सामान्य सी जानकारी थी कब से ये स्टार्ट हुए और किस किस फील्ड में दिए जाते हैं। अब हम अल्फ्रेड नोबल थे जो है ना, अल्फ्रेड नोबल, इनके थोड़ा हम बायोग्राफी समझ लेते हैं ना, कि इनका जीवन कैसा रहा है, इनका जन्म कहाँ हुआ, सारी चीज़ें थोड़ा हम समझ लेते हैं। देखिए जो अल्फ्रेड नोबल थे है ना, इनका जन्म हुआ था, ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था यहां मैं लिख देता हूं अल्फ्रेड नोबल, है ना। इनका जन्म दोस्तों हुआ था 21 अक्टूबर 1833 में, है ना, 1833 में इनका जन्म हुआ था। 21 अक्टूबर 1800। देखिए ये जन्म जो है इनका डेट है, ये एग्जाम में नहीं पूछेगा, पर इनकी थोड़ा हमें, देखिए ये कुछ महान व्यक्ति होते हैं जैसे अल्फ्रेड नोबल हो गए और भी बहुत सारे हैं, है ना, इनके बारे में थोड़ा हमें जानना जरूरी है ना, आपको एक मोटिवेशन भी मिलेगा, है ना। और जो ये पूरा नोबेल प्राइज़ का एक टॉपिक है ना, कि कैसे नोबेल प्राइज़ मिलना स्टार्ट हुआ, इसके पीछे कारण क्या थे, किस प्रकार से इन्होंने अपनी वसीयत बनाई थी, सारी चीज़ें हमें एक कॉन्सेप्ट के तौर पर भी क्लियर हो जाएगी, है ना। और आपको कुछ मोटिवेशन भी मिलेगा ऐसे महान लोगों के बारे में पढ़ के, है ना। तो इनका जन्म हुआ था 21 अक्टूबर 1833 को। कहाँ हुआ था? स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम, है ना, स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था, ठीक है। अब देखिए इनके जो पिता का नाम था, इनके पिता का नाम था इमैनुअल, इमैनुअल इनके पिता का नाम था। अब जो अल्फ्रेड नोबल थे, है ना, और जो इमैनुअल नोबल थे, है ना, नोबल इनका क्या था? सरनेम था, ठीक है। इमैनुअल नोबल, ठीक है, इनके 8 बच्चे थे टोटल। कितने बच्चे थे? 8 बच्चे थे, और 4th नंबर के थे अल्फ्रेड, ठीक है। मैंने क्या बोला, जो इमैनुअल नोबल थे इनके पिता, है ना, इनके टोटल 8 बच्चे थे और 4थे नंबर के थे कौन? अल्फ्रेड नोबल, है ना। अब देखिए ये जो इमैनुअल नोबल थे ये क्या थे? इंजीनियर थे, है ना, इंजीनियर थे, और खुद से इन्वेंशन वगैरह घर में करते रहते थे, प्रैक्टिकल करते रहते थे ना, क्रिएटिव टाइप के थे, है ना, प्रैक्टिकल वगैरह करते रहते थे, ठीक है, प्रैक्टिकल वगैरह करते रहते थे, इन्वेंशन करते रहते थे, है ना, कहाँ पर? स्वीडन स्टॉकहोम में। लेकिन हो क्या रहा था, इनको सफलता नहीं मिल रही थी, जो इनके पिता थे इनको सफलता नहीं मिल रही थी, है ना, और इनका पैसा या फिर इनके पास जो भी धन था, है ना, तो उन प्रैक्टिकल्स में ख़त्म होते जा रहा था धीरे धीरे, तो दिक्कतें आती जा रही थी। तो इन्होंने क्या किया, जब ये नोबल, अल्फ्रेड नोबल 4 साल के थे, है ना, 4 साल के थे, मतलब 1837 में, ठीक है, 1837 में ये रूस चले गए। इनके पिता क्यों चले गए? काम की तलाश में, है ना, काम की तलाश में कहाँ चले गए? रूस। देखिए मैंने क्या कहा कि इनके पिता इंजीनियर थे और खुद से इन्वेंशन वगैरह करते रहते थे, है ना, परंतु बहुत ज़्यादा इनको सफलता नहीं मिल रही थी, उनका जो पैसा था वो भी खत्म होते जा रहा था। तो काम की तलाश में 1837 में ये रूस चले गए, जब ये अल्फ्रेड कितने साल के थे? 4 साल के थे, है ना, 33 से 37, है ना, 4 साल के थे। अभी ये रूस चले गए, है ना, और वहाँ पर इन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब देखिए 1842 तक, है ना, मतलब 5 साल बाद, करीब 5 साल बाद इनका काम बढ़िया से रूस में जम गया, है ना, और अच्छा सा इन्होंने अपनी फैक्ट्री टाइप की बना ली और काम अच्छे से इनका चलने लगा 1842 में। तो 1842 में इन्होंने अपनी फैमिली को, है ना, अब देखिए जब 1837 में ये रूस आए थे तो उस टाइम उनकी फैमिली कहाँ थी? स्वीडन में ही थी। लेकिन 1842 तक जब इनका काम अच्छे से चलने लगा तो इन्होंने बाकी की फैमिली को भी कहाँ बुला लिया? रूस में बुला लिया, है ना, क्योंकि उनका काम अच्छे से चलने लगा था, ठीक है। तो 1842 में फैमिली भी इनकी रूस आ गई, ठीक है। और जब इनके चूँकि बिजनेस अच्छे से चल रहा था तो बच्चों को अच्छे से एजुकेशन भी ये दे पाए, है ना, जिसमें अल्फ्रेड नोबल भी थे इनके। अब देखिए एक बात समझिए, इनके जो 8 बच्चे थे ना, तो उसमें से 4 की डेथ हो गई थी, है ना, 4 बच्चे ही बचे थे। पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में बच्चे बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, 8 बच्चे 10 बच्चे, और काफ़ी सारों की डेथ हो जाती थी किसी बीमारी से, कुछ से, है ना। तो इनके 8 में से 4 बच्चों को डेथ हो चुकी थी, है ना, 4 बच्चे ही बचे थे। तो 1842 में इनकी फैमिली आ गई रूस, और बढ़िया से इन्होंने अल्फ्रेड नोबल को एजुकेशन और बाकी बच्चों को अच्छे से एजुकेशन दिया, है ना, और इनका काम भी बढ़िया से चल रहा था। अब देखिए अब क्या हुआ, अल्फ्रेड नोबल आए और 16 वर्ष की एज तक इन्होंने बढ़िया से इनको एजुकेशन दिलाई और ये केमिस्ट बन गए,
अल्फ्रेड नोबल थे जो केमिस्ट बन गए, है ना, 16 वर्ष की एज तक। 16 वर्ष की एज में ये केमिस्ट बन गए बढ़िया से। इनका आईक्यू भी अच्छा था, इंटेलिजेंट थे अल्फ्रेड नोबल, है ना, पढ़ने में अच्छा था। और चूंकि ये जो पिता थे ये खुद भी इंजीनियर थे ना, इन्वेंशन वगैरह करते रहते थे, तो बचपन से पिता को भी देखते आ रहे थे, तो खुद भी क्रिएटिव थे, है ना। तो केमिस्ट बन गए 16 वर्ष की एज तक, और फिर ये पिता के बिजनेस में हाथ बटाने लगे, है ना। तो बढ़िया से इनकी, देखिए इनके पिता की एक फैक्ट्री थी, है ना, जो इनके पिता थे इनकी एक फैक्ट्री थी जो कि क्या बनाती थी, हथियार वगैरह बनाती थी, है ना। क्या बनाती थी, हथियार बनाती थी। इनके पिता की एक फैक्ट्री थी और हथियार बनाती थी, है ना। हथियार मतलब जो युद्ध में यूज़ होते हैं ना, गन हो गई, है ना, और भी चीज़ें होती, विस्फोटक पदार्थ वगैरह होगा, तो ये सब हथियार बनाती थी इनके पिता की फैक्ट्री। तो ये बढ़िया से इनके पिता के साथ इनके फैक्ट्री में या फिर इनके बिजनेस में हाथ बटाने लगे थे। अब देखिए क्या हुआ, 1859 का टाइम आया, है ना, सॉरी 1859 का टाइम आया, है ना, और इनके पिता क्या हो गए, दिवालिया हो गए। दिवालिया हो गए या फिर बैंकक्रप्ट हो गए। दिवालिया का मतलब समझते हैं ना, बैंकक्रप्ट मतलब इनके बिजनेस में बहुत ज़्यादा घाटा हुआ। देखिए एक्चुअली हुआ क्या था, 1859 में जब ये दिवालिया होता, इससे पहले एक युद्ध चल रहा था, क्रीमिया का युद्ध। वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह में आप पढ़ेंगे, क्रीमिया का युद्ध चल रहा था। तो इनकी जो फैक्ट्री थी, अभी मैंने बताया कि हथियार बनाते थे, है ना, तो इनके पिता की फैक्ट्री इस क्रीमिया युद्ध में जो हथियार यूज़ होते थे तो वो सप्लाई करते थे, है ना। तो बड़ी मात्रा में युद्ध जब चल रहा था, है ना, बड़ी मात्रा में सप्लाई हो रही थी, यहाँ हथियार बन रहे थे, सप्लाई हो रही थी। लेकिन क्या हुआ, जब ये युद्ध समाप्त हो गया तो अचानक से इनकी कंपनी को बहुत ज़्यादा घाटा हुआ, है ना, बहुत ज़्यादा घाटे में चली गई, और ये क्या हो गए, दिवालिया हो गए, बैंकक्रप्ट हो गए 1859 में। ठीक है, इसके बाद जो अल्फ्रेड नोबल थे, इन्होंने सोचा अब मैं खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करूँगा, स्टार्टअप करूँगा और खुद का काम करूँगा। तो 1862 के टाइम पे, है ना, 1862 में इन्होंने खुद की एक फैक्ट्री लगाई, है ना। 1862 में इन्होंने क्या किया, स्वयं की एक फैक्ट्री लगाई अल्फ्रेड ने, है ना, खुद की एक फैक्ट्री लगाई जिसमें ये नाइट्रोग्लिसरीन, है ना, नाइट्रोग्लिसरीन बनाते थे, है ना। नाइट्रोग्लिसरीन, देखिए नाइट्रोग्लिसरीन क्या होता है, एक विस्फोटक पदार्थ होता है, बहुत ज़्यादा विस्फोटक पदार्थ होता है ना। तो ये नाइट्रोग्लिसरीन बनाते थे, अपनी फैक्ट्री में 1862 में इन्होंने लगाई थी। लेकिन क्या हुआ, दुर्भाग्य से देखिए 1864 में इनकी फैक्ट्री में विस्फोट हो जाता है या फिर आग लग जाती है। देखिए जो नाइट्रोग्लिसरीन होता है ना, बहुत ज़्यादा विस्फोटक पदार्थ होता है, ठीक है। तो 1864 के टाइम पे इनकी फैक्ट्री में आग लग जाती है, ठीक है। जब इनकी फैक्ट्री में आग लग जाती है तो करीब इनका एक छोटा भाई होता है ना, जो कि फैक्ट्री में काम कर रहा होता है। तो इनका छोटा भाई और काफ़ी सारे वर्कर या फिर मजदूर जो इनकी फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं, तो उनकी मृत्यु हो जाती है ना, 1864 में। अब देखिए इन्होंने 1862 में काम स्टार्ट किया और 64 में ऐसी घटना हो गई। तो देखिए ये सारी स्टोरी से आपको एक बात समझ में आ रही है कि कितना इनके जीवन में उतार चढ़ाव होता है ना। जब ये 4 वर्ष के थे तो पिता चले गए थे काम की तलाश में, तो काफ़ी टाइम तक ये माँ के साथ रहे, है ना। उसके बाद बढ़िया से इनका बिजनेस जम गया, फिर इनके पिता दिवालिया हो गए, फिर इन्होंने मेहनत की, खुद की फैक्ट्री डाली, बढ़िया से फैक्ट्री भी चल रही थी, लेकिन 2 साल के बाद इसमें आग लग गई, छोटा भाई भी चला गया। तो इनका जीवन कितना उतार चढ़ाव और संघर्ष वाला था, आप सोच सकते हैं। लेकिन इन्होंने कभी क्या किया, हार नहीं मानी अपने जीवन में, हमेशा प्रयास करते रहे और सफलता भी पाई, ठीक है। अब देखिए 1864 में आग लगी, है ना, इनका छोटा भाई भी की डेथ हो गई, काफ़ी वर्कर की भी डेथ हो गई, तो इनकी काफ़ी ज़्यादा आलोचना हुई, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी, है ना। 1864 के बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी और काम करते रहे, है ना। और फाइनली इसी नाइट्रोग्लिसरीन से इन्होंने 1867 में, ठीक है, 1867 में डायनामाइट की खोज की, डायनामाइट, है ना, जो कि इनकी सबसे बड़ी खोज थी, ठीक है। 1867 में इन्होंने इसी नाइट्रोग्लिसरीन का, देखिए नाइट्रोग्लिसरीन क्या होता है, बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होता है, ठीक है, और इसमें थोड़ा कंट्रोल करना मुश्किल होता है, तो उसी के कारण इसमें आग लग गई थी। तो इन्होंने इसी से ऐसा कुछ सोचा कि ऐसा कुछ मैं चीज़ बनाऊं जो कि बहुत ज़्यादा ज्वलनशील ना हो, उसको कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। तो उन्होंने डायनामाइट बनाया था 1867 में, ठीक है। तो इससे इन्हें बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली, बहुत ज़्यादा इनका नाम हुआ, इसके थ्रू इन्होंने पेटेंट के थ्रू बहुत सारे पैसे कमाए विश्व भर में, है ना। तो 1967 में डायनामाइट इनका टर्निंग पॉइंट था इनके जीवन का, ठीक है। तो बढ़िया से फिर इनका काम चलने लगा था इस खोज के बाद। लेकिन क्या हुआ, 1888 की एक घटना हुई, ठीक है। 1888 में जब ये सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, है ना,
जब ये 1888 में सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, तो न्यूज़पेपर में इन्होंने एक खबर पढ़ी, है ना, न्यूज़पेपर में इन्होंने एक खबर पढ़ी। क्या खबर पढ़ी? कि मौत के सौदागर की मौत, है ना, मौत के सौदागर की मौत मतलब मर्चेंट ऑफ डेथ, है ना। इसका मतलब क्या था? इन्होंने न्यूज़ पढ़ी तो उसमें एक्चुअली क्या होता है, इनका जो एक छोटा भाई था उसकी डेथ हो गई थी, है ना, छोटे भाई की डेथ हो गई थी। तो न्यूज़पेपर में आपको पता है न्यूज़पेपर वाले कुछ भी छापते हैं, तो न्यूज़पेपर वालों ने इनका नाम लिख के ऐसा, अल्फ्रेड का नाम लिख के ऐसा लिखा कि इनकी मृत्यु हो गई है, और ऐसा छापा, हेडिंग ऐसी बनाई कि मौत के सौदागर की मौत, है ना। मतलब इनका ऐसा लिखा कि अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हो चुकी है, और हेडिंग थी मौत के सौदागर की मौत, है ना। तो जब इन्होंने न्यूज़पेपर पढ़ा तो इनको बहुत धक्का लगा, है ना, कि ये जब मेरी मृत्यु होगी तो लोग ऐसा छापेंगे मेरे बारे में, है ना, मैंने इतना कुछ इन्वेंशन किया, इतना कुछ काम किया, है ना। अब देखिए जो ये डायनामाइट है ना, इसका सिर्फ नेगेटिव पॉइंट नहीं देखना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा विकास में भी काम आता है। जैसे मान लीजिए रोड बनानी है ना, कोई पर्वत पहाड़ है उसको उखाड़ना है, उड़ाना है, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा उसमें भी काम आता है ना, विकास में भी काम आता है। सिर्फ नेगेटिव पॉइंट नहीं देखना चाहिए, भले ही विस्फोटक पदार्थ है। तो इनको बहुत धक्का लगा 1888 में जब इन्होंने न्यूज़पेपर पढ़ा कि मेरी मौत के बाद लोग ऐसा छापेंगे मेरे बारे में, तो इन्होंने अपनी एक वसीयत बनाई 1888 के बाद ही 1895 में बनाई थी, है ना, इन्होंने अपनी वसीयत इन्होंने कई बार बनाई अपने जीवन में, है ना, क्योंकि देखिए जो करोड़पति अरबपति लोग होते हैं अपनी वसीयत बनाते हैं कि इनके मरने के बाद इनका जो पैसा होगा वो किससे मिलेगा, है ना, किसे दिया जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने वसीयत बनाई, और वसीयत में इन्होंने ये लिखा कि इनकी मौत के बाद इनकी संपत्ति का जो 93 या फिर 94% अमाउंट है वो ऐसे लोगों को दिया जाए जो कि मानव कल्याण के लिए अच्छा कार्य करते हैं ना, उनको प्राइज़ के रूप में दिया जाए। और ये दिया भी कब जाए? जब इनकी डेथ हो, जिस दिन इनकी क्या हो, डेथ हो, ठीक है। तो इन्होंने 1895 में अपनी वसीयत बनाई। अपनी वसीयत का 93-94% में बोला गया कि जब मेरी डेथ हो उस दिन ये प्राइज़ ऐसे लोगों को दिया जाए जो मानवता के लिए अच्छा कार्य करते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से नोबेल प्राइज़ की क्या हुई थी, स्टार्ट हुआ था 1895 में। इन्होंने वसीयत बनाई थी, है ना। 1895 में देखिए, 1895 में इन्होंने अपनी वसीयत बनाई थी और 1896 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। 1 साल बाद ही इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो उसी प्रकार से फिर इनकी वसीयत के अनुसार, वसीयत देखिए, वसीयत क्या होता है, कोई भी इंसान जब अपनी वसीयत बना देता है तो वो वसीयत कोर्ट में जमा हो जाती है और उस इंसान की मृत्यु के बाद वो पढ़ी जाती है कि इनकी वसीयत में क्या लिखा था, है ना। तो फिर इनकी मृत्यु के बाद इनकी वसीयत पढ़ी गई, है ना, और इस प्रकार से इस पुरस्कार की शुरुआत हुई, है ना। तो 1900 के टाइम पे, ठीक है, एक सोसाइटी की नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई थी, नोबेल फाउंडेशन, ठीक है। 29 जून, डेट भी याद रख लीजिए, 29 जून 1900 को एक नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुई थी, और 1901 से, ठीक है, 1901 से नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा था, है ना। फील्ड मैंने बताई थी कौन कौन सी फील्ड में दिया जाने लगा, ठीक है। तो 5 फील्ड में 1901 से नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। कौन कौन सी फील्ड थी वो, है ना, फिजिक्स, है ना, केमिस्ट्री, चिकित्सा, शांति, है ना, और एक और कौन सी फील्ड थी, साहित्य, है ना। इन 5 फील्ड में दिया जाने लगा, और 1968 से एक और फील्ड जुड़ गई, अर्थशास्त्र, ठीक है। तो ये था हमारे अल्फ्रेड नोबेल, है ना, बहुत ही महान व्यक्ति थे, बहुत ही इंटेलिजेंट थे, है ना, जो कि जिनका जीवन बहुत ही उतार चढ़ाव वाला रहा। तो इस प्रकार से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई। अब हम नोबेल पुरस्कार के बारे में और भी कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि किन किन भारतीयों को मिला है, 2-2 बार किन को मिला है, और भी कुछ जो महत्वपूर्ण तत्व हैं उनको हम देख लेते हैं, है ना। तो आगे हम दोस्तों कुछ और चीज़ें समझ लेते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। देखिए 1901 से ये स्टार्ट हुआ था ना, मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक और बार बता देता हूँ। 1901 से ये मिलना स्टार्ट हुआ था, है ना। इसके अलावा कितनी फील्ड में दिया जाता है, तो एक और मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना। सबसे पहले शांति, ठीक है। इसके अलावा भौतिकी, है ना, फिजिक्स, रसायन, साहित्य, चिकित्सा और अर्थशास्त्र, ठीक है। इसको बोलते हैं पीस, है ना, लिखते जाइए। इसको बोलते हैं फिजिक्स, इसको बोलते हैं केमिस्ट्री, ठीक है। इसको बोलते हैं लिटरेचर, इसको बोलते हैं मेडिसिन, और इसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इतनी 6 फील्डों में ये
दिया जाता है। जो अर्थशास्त्र का नोबेल है ये 1967 में इसकी घोषणा हुई थी और 1968 से ये दिया जा रहा था, है ना, सॉरी 1968 में घोषणा हुई थी और 1969 से ये दिया गया, है ना, अर्थशास्त्र का नोबेल। पहले सिर्फ 5 फील्ड में दिया जाता है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 5+1, ठीक है। तो ये सारी फील्ड आपको याद रखना है, कभी एग्जाम में पूछ सकते हैं, आ जाता है किस फील्ड में दिया जाता है या फिर किस में नहीं दिया जाता, ठीक है। 1901 से ये स्टार्ट हुआ। अब देखिए ये जो दुनिया का सबसे बड़ा, है ना, दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है जो कि ऐसे लोगों को दिया जाता है जो कि समाज या फिर मानवता के लिए अच्छा काम करते हैं, कोई अच्छा इन्वेंशन करते हैं, ठीक है, उनको दिया जाता है ये पुरस्कार, दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, ठीक है। इसकी डेट भी याद रखना 1901। देखिए इसमें जो राशि दी जाती है ना, करीब $10 लाख, 10 लाख डॉलर, या फिर आप रुपयों में यदि बोलें तो करीब 7 करोड़ रुपए, ठीक है। ये अप्रॉक्स है, देखिए जो ये राशि है $10 लाख या फिर करीब 7 करोड़, यदि आप रुपयों में बोले 7 करोड़ रुपए, तो ये अप्रॉक्स है ना, अप्रॉक्स का मतलब ये है कि देखिए ये जो राशि दी जाती है, जो अल्फ्रेड नोबेल की संपत्ति थी उसका 94% जो उन्होंने डिसाइड किया था, तो उसका जो इंटरेस्ट या फिर ब्याज आता है हर साल, उससे ये दिया जाता है। तो ये थोड़ा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता है, कम ज़्यादा होता रहता है। तो एग्जाम में कभी ये राशि नहीं पूछी जाएगी, है ना, तो पूछी भी जाए तो लगभग आपको इतना याद रखना है, $10 लाख लगभग 7 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो नोबेल पुरस्कार है मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जाता है ना, मतलब मान लीजिए कोई प्राइज़ है ना, मान लीजिए साहित्य का कोई प्राइज़ है या फिर कुछ भी, मान लीजिए कोई भी एक प्राइज़ है इनमें से, तो 3 लोगों से ज़्यादा को नहीं दिया जाता है। ये 3 लोग हैं, है ना, तो 3 से ज़्यादा चौथे को नहीं दिया जा सकता कोई प्राइज़, 3 को ही मैक्सिमम दिया जा सकता है, या तो 1 को मिलेगा या फिर 2 को मिलेगा या फिर 3 को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए इनका ये जो प्राइज़ है कैसे डिवाइड किया जाता है। मान लीजिए 1 को मिला सिर्फ, तो पूरा प्राइज़ इसको मिल जाएगा, ए को मिल जाएगा। मान लीजिए कोई प्राइज़ 2 लोगों को मिला, है ना, ए और बी को मिला, तो हाफ हो जाएगा ये, ठीक है, आधा प्राइज़ इसको मिल जाएगा, आधा प्राइज़ इसको मिल जाएगा। मान लीजिए 3 को मिला, है ना, तो कमेटी जो होती है ना, नोबेल फाउंडेशन की जो कमेटी होती है वो डिसाइड करती है कि इन तीनों में राशि, पुरस्कार की जो राशि किस प्रकार से डिवाइड की जाए। चाहे तो वो तीनों का 33% कर दें, जो भी पॉइंट में निकले हैं ना, चाहे तो 1 को आधा दे दें, बाकी 2 को आधा का डिवाइड कर दें 2 भागों में, तो वो नोबेल फाउंडेशन तय करता है यदि 3 लोगों को मिलता है, ठीक है। बाकी 1 को और 2 को मिलता है तो कोई उसमें दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो ये भी आपको याद रखना है, कोई भी नोबेल पुरस्कार मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जा सकता है ना। इस प्रकार से पुरस्कार की राशि भी इनमें डिवाइड होती है, ठीक है। तो 1901 से स्टार्ट हुआ, मैक्सिमम 3 लोगों को मिलता है ना, और 6 फील्डों में ये दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए ये जो क्या कहते हैं, इसकी घोषणा होती है नोबेल पुरस्कार की, ये अक्टूबर में होती है ना, अक्टूबर महीना जो होता है, ठीक है, अक्टूबर महीने में इस पुरस्कार की घोषणा की जाती है कि किन किन को ये दिया जाएगा, ठीक है। और दिसंबर में भी 10 दिसंबर को इन पुरस्कार को दिया जाता है, ठीक है। तो अक्टूबर में घोषणा होती है और 10 दिसंबर जो कि अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि थी, जब इनकी डेथ हुई थी, है ना, मैंने बताया था ना कि उन्होंने जब न्यूज़पेपर पढ़ा था, ठीक, तो उसमें लिखा था मर्चेंट ऑफ डेथ, है ना, मौत के सौदागर की मौत। तो इन्होंने ऐसा अपनी वसीयत में लिखा था कि मेरी मृत्यु वाले दिन ही ये पुरस्कार दिया जाए ताकि दुनिया मुझे अच्छे कामों के लिए याद करे, है ना। तो 10 दिसंबर को इनकी पुण्यतिथि के दिन ये पुरस्कार दिया जाता है ना। और अक्टूबर में जब इनका जन्म हुआ था तो इसकी इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। अब देखिए 1974 में ये रूल बनाया गया था, है ना, एक रूल बनाया गया था कि नोबेल पुरस्कार को मरणोपरांत नहीं दिया जाएगा, ठीक है। यदि कोई इंसान मर गया है ना, तो उसको नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, है ना। तो 1974 में ये रूल बना था कि किसी भी इंसान को मरने के बाद पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक पॉइंट और याद रख लीजिए, मान लीजिए किसी के नाम की घोषणा हो गई, मैंने अभी बताया कि अक्टूबर में घोषणा होती है और 10 दिसंबर को ये दिया जाता है, ठीक है। तो घोषणा हो गई है मान लीजिए किसी के नाम की और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको पुरस्कार मिलेगा, है ना, क्योंकि उसकी घोषणा हो गई है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो ये कुछ सामान्य बातें हो गई, है ना, नोबेल प्राइज़ के बारे में। अब हम देख लेते हैं कि किन किन व्यक्तियों को 2-2 या फिर 2-2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है ना। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो वो हम थोड़ा देख लेते हैं कि किन किन व्यक्तियों को 2-2 बार अवार्ड मिला है ना।
तो दोस्तों हम देख लेते हैं कि ऐसे कुछ लोग हैं जिनको दो दो बार नोबेल प्राइज़ मिला है, तो उनको हम देख लेते हैं कि क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से, ठीक है। तो टोटल 4 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको नोबेल प्राइज़ दो दो बार मिले हैं ना। तो देखिए सबसे पहले है मैडम क्यूरी, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला है, एक बार मिला है 1903 में और एक बार मिला है 1911 में, है ना। तो 1903 में इनको जो नोबेल प्राइज़ मिला था वो फिजिक्स में मिला था, भौतिक शास्त्र या फिर भौतिकी में मिला था, है ना। किस लिए मिला था? रेडियो एक्टिविटी के लिए, है ना। रेडियो एक्टिविटी से संबंधित इन्होंने काम किया था, तो उसके लिए फिजिक्स में इनको मिला था 1903 में। दोबारा इन्हें 1911 में मिला था केमिस्ट्री, है ना, रसायन के लिए मिला था। तो इन्होंने क्या किया था? रेडियम के संबंध में काम किया था, इसलिए इनको 1911 में केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ मिला था। अब देखिए ये एकमात्र ऐसी लेडी हैं या फिर व्यक्ति हैं जिन्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री मतलब साइंस की 2 अलग अलग फील्ड में नोबेल प्राइज़ मिला है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि एकमात्र ऐसी लेडी हैं या फिर व्यक्ति हैं जिन्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री या साइंस की 2 अलग अलग स्ट्रीम में नोबेल प्राइज़ मिला है, ठीक है। तो ये याद रखना। दूसरे हैं जॉन वर्डीन, है ना, जॉन वर्डीन। इन्हें फिजिक्स और फिजिक्स दोनों में बार फिजिक्स में मिला है ना, भौतिकी शास्त्र में मिला है। तो पहले मिला था 1956 में, दूसरा मिला था 1972 में। देखिए डेट याद नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि 2 बार इनको मिला है, इनके नाम याद रखने हैं ना। डेट आपसे नहीं पूछेगा, याद भी नहीं होंगी, इतनी सारी डेट आप कैसे याद करेंगे ना। तो दोनों बार इनको फिजिक्स में मिला, एक बार 56 में, एक बार 72। पहली बार इन्होंने जो ट्रांजिस्टर की खोज की थी, है ना, दूसरी बार सुपर कंडक्टिविटी के बारे में काम किया था। तो ये सब नहीं पूछेगा, तो हमको इनका नाम याद रखना है कि इनको 2 बार मिला है, जॉन वर्डीन। तीसरे हैं फ्रेडरिक सेंगर, है ना, फ्रेडरिक सेंगर। तो इनको केमिस्ट्री और केमिस्ट्री दोनों बार केमिस्ट्री में मिला है ना। पहली बार 1958 में मिला था, दूसरी बार 1980 में मिला था, है ना। पहली बार उन्होंने इंसुलिन में काम किया था और दूसरी बार डीएनए में काम किया था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले हैं लीनस पॉलिंग, ठीक है। तो इनको अलग अलग फील्ड में मिला है ना। इनको पहली बार केमिस्ट्री में मिला था 1959 में, केमिकल का कुछ काम किया था इन्होंने ना। और अगली बार मिला था पीस या फिर शांति के में, तो 1962 में इन्हें शांति का नोबेल मिला था। परमाणु हथियारों की रोकथाम के लिए इन्होंने काम किया था लीनस पॉलिंग ने, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इनको भी अलग अलग फील्ड में मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बात आपको याद रखना, जो मैडम क्यूरी है इनको साइंस की 2 अलग अलग क्षेत्रों में मिला है, फिजिक्स केमिस्ट्री में। लीनस पॉलिंग है, इनको एक बार केमिस्ट्री और एक बार शांति में मिला है, ठीक है। बाकी इन चारों का नाम आपको याद रखना है, ठीक है, 2 बार मिला है, ठीक है। इसके अलावा देखिए एक रेड क्रॉस सोसाइटी है ना, सोसाइटी, ठीक है। इसको 3 बार नोबेल प्राइज मिला है रेड क्रॉस सोसाइटी को, है ना। कब कब मिला है? एक 1917 के टाइम पे, है ना, 1917 के टाइम पे, 1944 के टाइम पे और 1963 के टाइम पे। तो ये भी आपको याद रखना है, चूँकि 3 बार इसको मिला है रेड क्रॉस सोसाइटी को, है ना। हेल्थ के क्षेत्र में ये काम करती है ना। तो 1917, 44 और 63, है ना। 2 बार देखिए, 17 के टाइम पे भी वर्ल्ड वॉर चल रही थी फर्स्ट, 44 के टाइम पे सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी और एक बार 1963 में। तो रेड क्रॉस सोसाइटी को टोटल 3 बार मिला है ना। इसके अलावा महात्मा गांधी जो थे हमारे भारत के, महात्मा गांधी, इनको नोबेल प्राइज में 5 बार भारत की ओर से नाम भेजा गया और नॉमिनेशन मिला, है ना। 1937 में, ठीक है, 38 में, 39 में, 47 में और 1948 में, ठीक है। 1937, 1938, 1939, इसके अलावा 1947 और 1948, 5 बार इनको नॉमिनेशन मिला, परंतु एक भी बार इनको नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। तो ये बात भी आपको याद रखना, महात्मा गांधी को 5 बार नाम भेजा गया था, फिर नॉमिनेशन मिला था नोबेल प्राइज़ में शांति के लिए, परंतु एक बार भी इनको नोबेल प्राइज़ नहीं मिला, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक थी मलाला यूसुफजई, है ना, मलाला यूसुफजई, ठीक है। मलाला यूसुफजई कहाँ की थी? ये पाकिस्तान की नागरिक थी, ठीक है। क्या इनको क्या था, इनके पिता एक स्कूल चलाते थे घाटी में, है ना, जो कि चूँकि ये मलाला यूसुफजई बेटी थी उनकी, है ना, और वो स्कूल चलाते थे इनके पिता, तो ये लड़कियों की शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा काम करते थे, ठीक है। तो तालिबानियों ने इनको गोली मारी थी, है ना, चूँकि तालिबानी विरोध करते थे कि लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए, तो इनको मलाला को गोली मारी थी तालिबानियों ने, है ना। तो इनके दिमाग में गोली लगी थी, ठीक है, और बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में, है ना। पाकिस्तान में तो इनका इलाज हुआ नहीं था, तो ब्रिटेन यूके में इनका इलाज हुआ था और ये ठीक हो गई थी। तो ठीक है, 1997 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है।
और 2012 में इनको गोली मारी गई थी, ठीक है। और 2014 में इनको शांति का नोबेल का पीस प्राइज़ मिला था, ठीक है। जो हमारे कैलाश सत्यार्थी थी भारत को, उनको भी 14 में ही मिला था। तो ये भी आपको याद रखना है। मलाला यूसुफजई थी, ठीक है। इन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है और 2014 में इन्हें शांति का नोबेल प्राइज़ मिला था। जब ये 17 वर्ष की थी, है ना, देखिए कितनी कम उम्र में इनको नोबेल प्राइज़ मिला है, ठीक है। तो सबसे कम एज में जिसको मिला है वो है मलाला यूसुफजई। इसके अलावा रेड क्रॉस सोसाइटी का आपको याद रखना है ना, महात्मा गांधी का भी थोड़ा रखना याद। बाकी जिनको 2-2 बार मिला है वो भी मैंने बता दिए। अब हम देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से भारतीय हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है, तो उनकी लिस्ट भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ, है ना। अब हम देख लेते हैं दोस्तों कौन कौन से भारतीय हैं जिनको नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया है ना। तो देखिए पहले हैं, टोटल 10 भारतीय हैं जिन्हें नोबेल प्राइज़ अभी तक मिला है ना। अब इसमें देखिए कुछ पूर्णतः भारतीय हैं और कुछ ऐसे हैं जिनका जन्म तो भारत में हुआ लेकिन बाद में किसी और देश में जाकर के बस गए, है ना। तो पहले हैं रविंद्रनाथ टैगोर, है ना, आप सभी जानते होंगे इनके बारे में। 1913 में इन्हें गीतांजलि इनका एक काव्य संग्रह था, उसके लिए इनको साहित्य के क्षेत्र में फिर लिटरेचर के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, है ना। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर जो है ना, आपको याद रखना है सारी चीज़ें जितने पॉइंट मैंने यहाँ लिखे हैं। 1913 ये डेट भी इंपॉर्टेंट है। गीतांजलि जो इनका काव्य संग्रह था वो भी इंपॉर्टेंट है। कभी एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि गीतांजलि किसकी रचना है ना। तो रविंद्रनाथ टैगोर की। किस क्षेत्र में मिला? साहित्य के। देखिए जो रविंद्रनाथ टैगोर है ना, इन्होंने ये 9 वर्ष से ही कविताएं वगैरह लिखने लगे थे। तो ये कविताएं वगैरह लिखते थे, है ना, साहित्यकार थे, इसके अलावा गीतकार थे, है ना, संगीतकार थे। इन्होंने भारत का और बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है वो भी लिखा है, ठीक है। तो काफ़ी मल्टी टैलेंटेड थे, है ना। दूसरे हैं चंद्रशेखर, कभी हम इनकी बायोग्राफी वगैरह पूरी कवर करेंगे डिटेल में, ठीक है। दूसरे हैं सीवी रमन या फिर चंद्रशेखर वेंकट रमन, है ना। इनको 1930 में, ठीक है, फिजिक्स या फिर भौतिकी के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, है ना। प्रकाश के प्रकीर्णन या फिर बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, आपने साइंस में फिजिक्स में पढ़ा होगा, है ना। तो प्रकाश के प्रकीर्णन या फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट के में भौतिकी के क्षेत्र में इनको मिला था 1930 में, ठीक है। अगले हैं हरगोविंद खुराना, ठीक है। इन्हें 1968 में मिला था डीएनए की व्याख्या करने और प्रोटीन संश्लेषण के संबंध में काम करने में, ठीक है। तो इनको चिकित्सा या फिर मेडिसिन के क्षेत्र में मिला था। कौन? हरिगोविंद खुराना, 1968 ना। ये भारतीय मूल के थे जो कि अमेरिकी नागरिक थे, ठीक है। इसके बाद है मदर टेरेसा, है ना। मदर टेरेसा, इनको भारत की नागरिकता मिली हुई थी, है ना। 1929 में भारत आई थी और फिर यहीं बस गई थी। इन्होंने गरीब असहाय जो लोग होते हैं उनकी मदद काफ़ी ज़्यादा की, जीवन पूरा उसमें व्यतीत कर दिया। और शांति या फिर पीस के क्षेत्र में 1979 में इनको ये अवार्ड दिया गया, है ना। अगले हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, है ना। आप सब ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा, है ना। चंद्रशेखर सीमा या फिर चंद्रशेखर लिमिट, है ना। जो तारे होते हैं उनके जन्म या फिर मृत्यु के संबंध में इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था चंद्रशेखर सीमा का। 1983 में इनको फिजिक्स के लिए या फिर भौतिकी के लिए सम्मानित किया गया था, डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, है ना। अगले हैं अमर्त्य सेन, ठीक है। इनको 1998 में इकोनॉमिक्स या फिर अर्थशास्त्र, ठीक है, पहले व्यक्ति थे हमारे एशिया के और भारत के भी जिनको इकोनॉमिक्स की फील्ड में नोबेल पुरस्कार दिया गया 1998 में, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है वीएस नायपॉल, है ना। इन्हें साहित्य के क्षेत्र में 2001 में सम्मानित किया गया था नोबेल प्राइज से, ठीक है। अगले हैं 8वें नंबर के वेंकट रमन रामाकृष्णन, ठीक है। 2009 में इन्हें केमिस्ट्री, है ना, केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ दिया गया था राइबोसोम की संरचना के बारे में बताने के लिए, ठीक है। तो वेंकट रमन रामाकृष्णन को 2009 में दिया गया था केमिस्ट्री के संबंध में, ठीक है। ये 8 हो गए। अगले 9वें यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैंने लिखा नहीं है ना। 9th नंबर के जो हैं वो हैं कैलाश सत्यार्थी, है ना। अभी मैंने बताया था कैलाश सत्यार्थी, है ना। मलाला यूसुफजई के साथ इन्हें 2014 में, ठीक है, 2014 में शांति के लिए, पीस के लिए, ठीक है, नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना, बच्चों की एजुकेशन के संबंध में काफ़ी ज़्यादा काम किया, इसलिए इन्हें 2014 में शांति में नोबेल पुरस्कार दिया गया। कैलाश सत्यार्थी, ये कहाँ के निवासी हैं? इनका जन्म कहाँ से है? ये विदिशा मध्य प्रदेश, जो चूँकि हम मध्य प्रदेश से हैं तो हमें जानना चाहिए विदिशा से इनका संबंध है ना। तो कैलाश सत्यार्थी आपको याद रखना है, ठीक है। और लास्ट जो 10वें नंबर के हैं उनको अभी करंट में मिला था 2019 में, है ना, अभिजीत बैनर्जी। इनका जन्म भी भारत में हुआ था, है ना, और ये वर्तमान में यूएसए की इनके पास नागरिकता है ना, तो भारतीय मूल के हैं। इनको इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र,
इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया गया था, करंट में ही मिला है 2019 में। इनके साथ इनकी वाइफ को भी मिला था चूँकि, लेकिन वो उनका जन्म यहाँ नहीं हुआ तो उनको हम यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो अभिजीत बनर्जी 2019 में इनको इकोनॉमिक्स या फिर अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला। तो ये 10 लोगों को आपको नाम याद रखना है, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है किस क्षेत्र में मिला, कब मिला, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो नोबेल प्राइज़ के या फिर नोबेल पुरस्कार के बारे में आज हमने डिटेल में दोस्तों चर्चा की है, एक एक पॉइंट है ना। यदि आपको, तो आज के लिए इतना ही। आगे हम और भी जो अवार्ड हैं महत्वपूर्ण विश्व के और भारत के, उनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जुड़ सकते हैं। इसके अलावा मेरा जो इंस्टाग्राम पेज है, फेसबुक पेज है, वहाँ पर भी आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको आज का लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।